तो आज क्रैश कोर्स का ये चौथा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने सारे गेस्ट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन उठेगा और उस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने पूरा गेस्ट क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद एक एक करके शुरू करेंगे और उसको 1 से 2 दिन में समाप्त करेंगे। आज और सोमवार को, रविवार को तो बंद ही रहता है ये क्लास क्रैश कोर्स। चलिए सबसे पहले लिखिएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और इसके क्या कारण है। अगर इस पर आएगा तो आप कितना जवाब लिखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में कितना लिखिएगा 2 नंबर पाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिएगा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी पर अगर शॉर्ट नोट्स आए तो क्या लिखिएगा, लॉन्ग आए तो क्या लिखिएगा, वो भी हम बताएंगे। पहले शॉर्ट्स की बात करते हैं। उसके बाद लिखिएगा ओसीपी पर शॉर्ट नोट्स, ओसीपी पर शॉर्ट नोट्स, आईयूडी पर शॉर्ट नोट्स। आईयूडी क्या है, 2 नंबर पाने के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा। ओसीपी में आपको 2 नंबर पाने के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी में 2 नंबर के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा और कैसे लिखना पड़ेगा वो बताऊंगा। उसके बाद ऐसे लिस्टिंग कर लीजिए, इसको लाइन खींच दीजिएगा, फिर बाद में कुछ जोड़ना होगा, मेरे मन में कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं जोड़ूंगा। ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, एक तरफ शॉर्ट नोट्स या कुछ मिटा भी नहीं ना, और एक तरफ लिखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, एक और याद आ गया, इसमें लिखिएगा characteristics of ideal contraceptive, characteristics of ideal contraceptive, ideal contraceptive method। छठा लिखिएगा एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। सातवां एमटीपी हो गया समाप्त। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक है मात्र, लॉन्ग क्वेश्चन अगर कहा जाए इस चैप्टर से तो एक ही है। लिखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ, discuss the different methods, discuss the different methods of contraception, discuss the different method of contraception। बस हो गया एक एक लॉन्ग क्वेश्चन। और पहले इतना आप लिख लो। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मार्केट में आप तैयार करके देंगे। ध्यान सुनो, जैसे मान लो आप इनफर्टिलिटी पर क्या तैयार कर गए, शॉर्ट नोट्स। आ गया लॉन्ग, कोई बात नहीं, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। आपने तैयार किया लॉन्ग, आ गया शॉर्ट, खाली नाम लिख देना, हो गया। बता देंगे सारा पॉइंट्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में, एकदम छोटा छोटा। चलिए एक एक करके डील करेंगे। पहले इतना आप लिख लो फटाफट। जल्दी कीजिए। गेस क्वेश्चन 4th चैप्टर का देखिए।
लिखा गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और उसके कॉजेज क्या हैं, इनफर्टिलिटी क्या है, ओसीपी पर कैसे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, आईयूडी पर कैसे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पर कैसे लिखेंगे, और एमनियोसेंटेसिस पर कैसे लिखेंगे, और एमटीपी पर कैसे लिखेंगे। हो गया। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। गेस क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं 4-5 लाइन बोलना चाहता हूं इस चैप्टर पर, उसके बाद गेस क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहला हम लोग का ये मोरल ड्यूटी है कि इस चैप्टर का जो हेडिंग है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम लोग पहले परिभाषित कर लें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, यानी इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इट मीन्स टोटल वेल बीइंग रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, मेंटल, और मेंटल में 2 वर्ड आता है, इमोशनल और बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। ये अगर मतलब क्या कहा मैंने, ध्यान सुनो, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बॉडी फिजिकली ठीक है, अगर आप फिजिकली ठीक है, फिजिकली का हिंदी क्या होता है, शारीरिक, यानी आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि बच्चा पैदा करना है तो कोई डाउट नहीं कि पेनिस, वेजाइना, टेस्टिस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ऑफ कोर्स जो सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको तो हेल्दी होना ही होगा, उसमें कहीं कोई मैंने 2 राय नहीं। साथ ही साथ बॉडी में बुखार उखार वगैरह ये भी ना हो, यानी आप शारीरिक तौर पर फिजिकली बिल्कुल अच्छे हो। नंबर 1 पॉइंट, फिजिकली अच्छे हो। मेंटली, और मेंटली में 2, मेंटली भी आप अच्छे हो, और मेंटली में 2 वर्ड है, मेंटली में 2 वर्ड है। आपके किताब में मेंटली वर्ड नहीं लिखा है, मेंटल के बदला में आपका एनसीईआरटी 2 वर्ड लिखा है। एक वर्ड लिखा है बिहेवियर, आप बिहेवियर, बिहेवियर, यही ठीक है रे, बिहेवियर, बड़ा फंस गए मामला। अच्छा, और इमोशनली ठीक है क्या, बिहेवियर मिला लो तो, वही तो, वही ना, यू होना चाहिए। हम लोग तेजी में लिखेंगे तो पता चल जाता है कि यहां पर यू होना चाहिए। चलिए अब चलिए, इमोशनल यानी इमोशनली और बिहेवियरली, ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिहेवियरली और इमोशनली। उसके बाद चलते हैं, तीसरा है सोशल, यानी सोशली। ये 3 ढंग से आप अच्छे हैं तो समझ दीजिए आप अच्छे हैं, यानी आप फिजिकली अच्छे हो, मेंटली अच्छे हो, मेंटली का मतलब आपका बिहेव अच्छा हो, आपका इमोशन अच्छा हो। अगर कोई चुटकुला कहता है तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, नहीं जोर से ठहाका मारिए, लेकिन चुटकुला है आप जरूर हंसिए, और चुटकुला बना ही है हंसने के लिए। और अगर कोई आपको ये कहानी कहे कि मेरे चाचा का आज हार्ट अटैक हो गया अचानक, तो उस पर थोड़ा सा आप मायूस जाइए, ये नहीं हंसिए, हैं चाचा मेरी गल, तो कहेगा यार चाचा, हम कह रहे हैं चाचा का हार्ट अटैक हो गया, डेथ कर गए, सब लोग रोग बुरा हाल है, हंसता है मेरी गल। अजीब हालात है यार, चुटकुला कहते हैं तो चला ये चुटकुला कहते हैं तो इसको रोने से मुंह करता है, और जब मैं बताता हूँ दुखंत कहानी तो हंस रहा है, लगता है ये इमोशनली बिल्कुल ये बर्बाद हो चुका है। इसका मतलब ये मेंटली, ये बंदा मेंटली फिट नहीं है, ठीक है। और बिहेव किसके साथ कैसा करना चाहिए, बड़े छोटे का कैसा बिहेव है, कौन भाई कौन बहन कौन माता कौन क्या कैसे बिहेव, ये करने नहीं आता। इसका मतलब ये बात तो पक्का हो गया कि ये बंदा मेंटली ठीक नहीं है, और मेंटली ठीक नहीं है और आपका बॉडी बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब आप जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाने के लिए आप ये चारों ऑल एस्पेक्ट्स, ये रिप्रोडक्शन के चारों एस्पेक्ट्स है, चारों ये तीनों एस्पेक्ट से आप बिल्कुल सही हो। अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो आप ये भी सही रहिए, आप सोशली वेल बीइंग रहिए, समाज आपको मानता हो, आपका सोसाइटी आपको प्यार करता हो, आपको बहिष्कृत नहीं किया हो, तो समझिए आप क्या है। इसलिए कहता है इट मीन्स टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकली, मेंटली, और मेंटली में कौन, बिहेवियरली, इमोशनली एंड सोशली। समाप्त। अगला, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, एक तो डेफिनेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का परिभाषा हो गया,
और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के परिभाषा के बाद इसमें दो बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले वो इंडिया था पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे पहले कौन देश है जो पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया? आंसर है इंडिया। ये मैं क्यों आपको बताया? ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बताया। द फर्स्ट कंट्री दैट लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, आंसर इंडिया। और कब किया? 1951 में। तो इंडिया सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया इन 1951 में, पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी फैमिली को बैठा करके सारा प्लानिंग बताइए कि फैमिली का साइज कैसे छोटा हो, कैसे बेवजह गर्भवती, जो कोई नारी बेवजह गर्भवती हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो कैसे नहीं होगा, क्या क्या चीज उनको बताएंगे कि वो बेवजह गर्भवती नहीं होगी, दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, सेक्स ऑर्गन पर कैसे ध्यान देना होगा, हाइजेनिक मेंटेन इत्यादि इत्यादि, इन सारे चीजों की जानकारी आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कि बिठाइए बताइए, खास करके हम दो हमारे दो वाले को, हम दो हमारे दो एक वाले को, जो न्यूली मैरिड कपल है, जो अभी अभी शादी हुई, एक ही बच्चा हुआ या बच्चा नहीं हुआ, उसको बताइए कि परिवार छोटा होने से कितना लाभ होता है, परिवार छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब प्रोग्राम में दिया गया था और ये प्रोग्राम सबसे पहली बार इंडिया के दिमाग में आया था। तो इसीलिए इंडिया हैज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। ओके, जब आपको मिलेगा मटेरियल तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये अगला है आरसीएच प्रोग्राम कब आया? आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और ये कब आया? 1997 1997 में आया। क्या क्या? आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें दो चीज ध्यान देता है, जच्चा और बच्चा। जच्चा मतलब कोई अगर नारी गर्भवती है, उस गर्भवती नारी पर अच्छा खासा ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर एक जान और पल रहा है, उसका डाइट अलग होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर बच्चा हो जाए, बच्चा यानी डिलीवरी अभी अभी हुआ है, तो उस बच्चों को मां का दूध नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस बच्चे को टीकाकरण कराया गया कि नहीं कराया गया, और उस औरत को, जो औरत अभी बच्चा जन्म दी है, उस औरत के ब्रेस्ट में दूध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो उस नारी के पूरे पोषण पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि नारी को स्पेशल खाना देना होगा, क्योंकि वो अपने भी जी रही है, साथ ही साथ उनके दूध पर कोई जी रहा है, दूध प्रोडक्शन में कमी ना हो, इसलिए न्यूट्रिशियस डाइट उस औरत को देना होगा, और साथ ही साथ उस औरत को कोई इन्फेक्शन ना हो, और चूंकि अभी अभी बच्चा दी है तो खून का काफी लॉस हुआ होगा, उसके बॉडी में खून की प्रॉपर मात्रा बना कि नहीं बना, आयरन का टेबलेट और कैल्शियम का टेबलेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इतनी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। इन सारी बातें, ये है आरसीएच प्रोग्राम। तो ये दो प्रोग्राम मैंने बोला। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैंने परिभाषा दिया कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे हों, तब आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे। और उसके बाद मैंने दिया कि इंडिया ने सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया? 1951 में, ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कब लॉन्च हुआ? 1997 में। काम समाप्त हुआ। अब उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं अपने गेस्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने गेस्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस गेस्ट क्वेश्चन में सबसे पहला गेस्ट क्वेश्चन आपको मैं आज ये डील करूंगा। क्यों? जैसे जैसे आपके टॉपिक्स में आता गया उसको ऐसे डील करेंगे। आप जब टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपके पहला पन्ना में यही मिलेगा। आपके पहला पन्ना में क्या मिलेगा? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे? अब पहले समझ लो, तब पहले समझ लोगे तब लिखने का एक ये बनाओ कि मैं कितना लाइन लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा और कैसे घर पे प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि 4 फरवरी को जो मुझे लिखना होगा एमनियोसेंटेसिस पर, तो मैं कितना लाइन लिखूंगा। जो डी कुमार बोले 2 फरवरी से स्टार्ट होगा ना साइंस, वो तो आर्ट का है ना, वो साइंस का है, तो सूर्यदिन बायोलॉजी है। अच्छा 2 तारीख को, तो 2 फरवरी को। चलो भैया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे एमनियोसेंटेसिस पर? सुनिए सब आदमी। एमनियोसेंटेसिस यानी कोई नारी अगर गर्भवती हो जाती है, ये यूटेरस है, ये क्या है? प्लासेंटा है।
ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है यहां पर, और यहां क्या है, बेबी है, ऐसे ऐसे करके। ये बेबी का हाथ है, ये बेबी का पैर है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब ये बच्चा जो जन्म लेगा, कभी कभी बच्चा इन ऐसे ऐसे घातक बीमारियों से ग्रसित होता है, ऐसे ऐसे घातक जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित होता है जो ला इलाज है। अगर वो बच्चा जन्म ले ले तो वो बच्चा जिंदगी भर के लिए हमारे परिवार का भार बन जाएगा, और जमीन भी बेच देंगे तो उसकी बीमारी नहीं ठीक होगी। ऐसे ऐसे जेनेटिक डिजीज हो जाते हैं बच्चों को। और हम लोग सोचते हैं काश इस तरह की बीमारियों का अगर पहले से पता चल जाता, पहले से पता चल जाता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को जन्म होने ही नहीं देते और बच्चे का गर्भपात करा देते, यानी एबॉर्शन करवा देते, यानी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते। 9 महीना तक हम पूर्ण ही नहीं देते। हमें जैसे ही चला पता चौथा महीना में कि बच्चे के बॉडी में ये बीमारी है, तो बच्चे को आगे आने ही नहीं देते और बच्चा हमारे घर में आता ही नहीं, हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते। तो लेकिन ये बात चलेगा कैसे पता कि बच्चा जो है मां के गर्भ में पल रहा है उसको कोई घातक बीमारी तो नहीं है? इसके लिए क्या किया गया, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके लिए किया गया एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक निडिल और सिरिंज लेते हैं, सिरिंज और निडिल लेते हैं, देखो आपके सामने। देखिए बस, दिस इज द ब्लाइंड प्रोसीज्योर, दिस इज द ब्लाइंड प्रोसीज्योर। मतलब क्या, अंदाज पे करते हैं, बस गर्भवती नारी को बैठा देते हैं या गर्भवती नारी को पेट पर लिटा देते हैं, उसके पेट को पूरा साफ कर देते हैं स्टेरिलाइज करके, उसके बाद सिरिंज और नीडल को ऐसे करके अंदर ले जाते हैं, डायरेक्ट अंदर किए और ऐसे खींचते हैं। एक आइडिया लगाते हैं कहाँ पर बेबी का हेड है, कहाँ पर बेबी का माने हेड। चूंकि बच्चा कैसे रहता है, बच्चा ऐसे रहता है रियल में, बच्चा ऐसे रहता है ना, ऐसे करके ऐसे करके, ये उसका नाक को क्या ऐसे करके कान, ये उसका हाथ, ये पैर ऐसे करके। लेकिन हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चे का कहाँ पर क्या है, किधर हम सुई देंगे तो बच्चे के सर में, बच्चे की आंख में सुई नहीं जाएगा, इसलिए आइडिया लगा लेते हैं, उतना जगह रहता है। तो आराम से गए और निडिल से क्या किया, हम पानी खींचे। कौन पानी खींचे, एमनियोटिक फ्लूइड को। जैसे खींचोगे पानी आने लगे, समझ जाओ मेरा निडिल सही जगह पे चला गया। अब तुम जैसे ही वाटर ऐसे खींचते हो एमनियोटिक फ्लूइड, तो क्या होता है, बच्चे का फीटस का कुछ कुछ सेल भी तैर रहा होता है। चूंकि बच्चा बहुत दिनों से पानी में है तो फीटस का कुछ न कुछ सेल टूट के गिर ही रहा होगा। आप अपना हाथ मात्र 10 घंटा के लिए रखो, 8 घंटा के लिए रखो पानी, और लगातार देखना हाथ पूरा फूल गया है, उजला हो गया है, और 3-4 घंटा और रखोगे तो अपने टूट टूट के ऊपर का लेयर गिरेगा। और वो बच्चा उतना दिन से है तो कुछ न कुछ फीटस के सेल जहां तहां इस एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहे होते हैं। तो अगर आपने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, मतलब आपने क्या निकाला, फीटस का सेल। अब आप क्या करो, जो निकाले हो उसको स्लाइड पे डालो, डालते हैं जैसे स्लाइड पे डाले, पानी तो अगल बगल गिर गया और उस पर क्या आ गया, सेल्स। क्या आ गए, सेल्स। अब उस सेल्स को क्या करते हैं, उस सेल के अंदर से क्या निकालते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से क्या निकालते हैं, 46 डीएनए। चूंकि इंसान का है तो 46 डीएनए होगा, और सारे और 46 क्रोमोजोम निकालते हैं, और सारे क्रोमोजोम का हम लोग स्टडी करते हैं। और जब क्रोमोजोम का स्टडी करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन क्रोमोजोम गड़बड़ है, इस बच्चे में कौन जेनेटिक डिसऑर्डर है। और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो तुरंत साइंटिस्ट बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि फलाना फलाना बीमारी आपके बच्चे को है। और जनरली क्या होता है, जब चेक करोगे तो जनरली बच्चा हेल्दी ही होता है, वो सब लाखों में एक बच्चा को ऐसा होता है। तो तुम कहोगे देखिए आपका बच्ची और बच्चा जो भी आपके पेट में वो बिल्कुल हेल्दी है, नो डाउट, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। मैंने इसके पूरे क्रोमोजोम का स्टडी किया, मोर और लेस सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब इस चक्कर में क्या होने लगा, चूंकि तुम क्रोमोजोम का स्टडी कर रहा था, तो क्रोमोजोम के स्टडी के चक्कर में तुम ये भी देख लिया कि कौन एक्स है और कौन वाई है। अब एक्स वाई का भी पता चल गया, डबल एक्स है तो हिंट कर दिया, बेटी है, एक्स वाई है तो बेटा है। तो ये हुआ इसका ड्रॉबैक्स कि आपने एमनियोसेंटेसिस क्यों किया, कि पेट में पल रहे बच्चे के पास कोई डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर भी तो नहीं है। तो है या नहीं है वो तो अलग बात है, अगर मान लो मैक्सिमम नहीं ही होता बीमारी, लेकिन उस चक्कर में पता क्या चल गया, बेबी का सेक्स चल गया पता। और अगर मेल है तो बल्ले बल्ले, रहने दीजिए, फीमेल है गिराइए, हमको बेटी 3 को पहले से क्या, चौथा बेटी आएगी।
तुरंत इसको एबॉर्ट कीजिए, एबॉर्शन कीजिए बच्चे को। और इससे क्या होने लगा, अब लोग शौक से करने लगा कि हाँ हाँ एमनियोसेंटेसिस कीजिए, थोड़ा पता लगाएंगे हमारा बच्चा कुछ दिख तो है। आप पता काची लगा लिया, सेक्स। बेटी खल्लास कर दो, मार दो। और इस प्रकार से एमनियोसेंटेसिस का ड्रॉबैक क्या हुआ, साइड इफेक्ट क्या हुआ कि पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर फीमेल फीटस का मौत होने लगा। इसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड का मतलब फीटस को मारा जाना। और इसीलिए सरकार ने इसको तुरंत बैन लगा दिया। इसलिए आजकल ये प्रोसीजर होता नहीं है। भले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप 3-4 लाइन लिख करके बता दीजिए दुनिया वालों को कि होता क्या है, बट आजकल इस पर बैन लग गया। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस। क्यों? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड होने लगा, सेक्स का पता करके फीमेल फिटस को मारा जाने लगा। बस यही है। तब कैसे लिखोगे? इट इज द प्रोसेस, मैं लिख के भेज दूंगा आपको। इट इज द प्रोसेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ pregnant lady is being withdrawn by the help of syringe and needle. Now this amniotic fluid also contains the fetal cells. That's why when we withdraw the amniotic fluid simply we get the fetal cells. चूंकि इसमें fetus cells भी रहते हैं, इसीलिए जब हम withdraw करते हैं amniotic fluid को तो समझो हम उसके साथ साथ क्या प्राप्त कर लिए? fetus का सेल। Now all the chromosomes of the fetus cells are examined under microscope for determining whether this child is suffering from genetic disorder or not. उसके बाद अगला, बस हो गया समाप्त। अब इसका ड्रॉबैक्स by during this study sex of fetus can be determined. fetus का सेक्स भी डिटरमाइंड किया जा सकता है या किया जाता है। और अगर इफ, और इससे क्या होने लगा, फीमेल फिटिसाइड हैज इंक्रीज्ड, काफी बढ़ गया। इसीलिए नाउ एडेज इट हैज बीन बैंड, इसको बंद कर दिया गया, समाप्त। तुमको सर हमारा से नहीं लिखे तो इस बच्चों के मन में क्या आता है हमको जानते हैं, इस पूरा दिल की बात अहाँ लिख करके हमरा भेज दियो व्हाट्सएप पर, हम वह याद करबे वह लिखबे। अहाँ जना जना कहिए इट इज द प्रोसेस इन विच we withdraw the amniotic fluid from the pregnant lady by the help of syringe and needle, पहला लाइन। and in this process we get some fetal cells along with amniotic fluid. amniotic fluid के साथ साथ fetal cells प्राप्त करते हैं। now all the chromosomes from the nucleus of this fetal cells are मतलब उसको बाहर करते हैं और उसके बाद उसका स्टडी करते हैं whether this fetus is suffering from any genetic disorder or not। ठीक है, इसके लिए करते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, इसके साथ साथ एक चीज और करते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम ही नहीं जानते बल्कि ये भी जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड में कौन कौन केमिकल है। तो केमिकल एनालिसिस भी करते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड में कौन कौन केमिकल है, और केमिकल का एनालिसिस करके भी कुछ कुछ बीमारियों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछेगा एमनियोसेंटेसिस से कौन बीमारी का पता नहीं लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, और चौथा रहेगा जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को पता नहीं लगा सकते हैं, अपने तुम पकड़ लोगे क्वेश्चन को। और खास करके कहीं मेरा किताब का कहीं क्वेश्चन बना लिया, मेरे किताब से तो बहुत तरह क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन, मिलाने वाला, ये वो सब मत बनाओ। एकदम छोटका ढूंढ करके हर चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन बना जाओ, एकदम तुमको 70 में 60 आता रहेगा, डैम श्योर 60 आता रहेगा। मैं अभी लिख देता हूं, मेरा जो किताब तुमने लिया उस ऑब्जेक्टिव किताब से हर चैप्टर से 40-45 सवाल तुम बना जाओ, छोटका क्योंकि उसमें आता है छोटा। कोई फोटो वाला क्वेश्चन मत बनाना, क्योंकि फोटो वाला आता ही नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है, वो तो पूरे नीट के लिए है ना, नीट और सब के लिए बनाया गया, पूरे नीट 12 में सब के लिए बनाया गया। उसमें से फोटो वाला छांट दो, बड़का छांट दो, मिलाने वाला छांट दो, ये छांट दो, वो छांट दो। जो लॉलीपॉप बच गया, लॉलीपॉप ने जो आसान बच गया, उसको देखते जाओ, एकदम टिक मार लो अपने कलम से, यही 40 को पढ़ना है, एकदम उसी को 2 बार देख लो। मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर डंके की चोट पर, कि आपको 60 आता रहेगा, 60। अब आगे बताओ, आपको जवाब देना 35 को, ये मैं कह रहा हूं। चलो अगला, तो पहला गेस क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगला चलते हैं, आपको लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कॉजेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, 2 तारीख को।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कॉजेज। तो जवाब कैसे लिखिएगा? ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सर 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 कुछ नहीं बुझे, आप क्या इंग्लिश चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं बुझे। मैं फिर से बोलता हूं, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सर थोड़ा समझे, ट्रिमेंडस का मतलब था अत्यधिक, ट्रिमेंडस इंक्रीज अत्यधिक इजाफा होना, बढ़ जाना ह्यूमन के पॉपुलेशन का इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कम समय में इंसान का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो गया। अब इसके कारण लिख दो, अगर चाहते हो तनी समय है तो दो एग्जांपल, चूंकि अभी हम आपको समय वाला बात बताएंगे, पहले कारण जान लो। कारण चार है, 2 नंबर पाना है ना, बस यही 2 लाइन लिखना है और कारण 4। कौन कौन कारण मैं बता रहा हूं, एकदम याद हो जाएगा अभी। पहला कारण आपके एनसीईआरटी का सब लाइन बता रहा हूं, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। किसका डेथ वो लिखा हुआ नहीं है, मां का डेथ हो रहा है कि बच्चे का डेथ हो रहा है कि किसका डेथ हो रहा है वो लिखा हुआ है। डेथ रेट, ओवरऑल डेथ रेट, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या किसी से जो भी हो। तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट नाउ ए डेज। रैपिड का हिंदी तेजी से, डिक्लाइन का मतलब कमी, तेजी से कमी हुआ है आजकल, डेथ रेट में तेजी से कमी हो रहा है। क्यों? एक से एक हॉस्पिटल, एक से एक डॉक्टर, एक से एक दवाइयां, एक से एक डायग्नोस्टिक मेथड आ गया है, डेथ होने ही नहीं देता जल्दी, बचाइए लेता है सबको। अगला, रैपिड डिक्लाइन इन आईएमआर, और आईएमआर का फुल फॉर्म, अच्छा कुछ आपके एग्जाम 12वीं के एग्जाम में बोर्ड में कुछ फुल फॉर्म दिया रहता है, मैंने एब्रीविएशन, और उसका फुल फॉर्म लिखना है। हम आपको 15-20 देंगे, उस 15-20 में याद कर लीजिएगा, सब रटा जाएगा। जैसे वैसे अभी मैं लिखा आईएमआर, मान लो आ गया, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका हिंदी क्या हुआ? शिशु मृत्यु दर। मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु, और इसका मतलब दर, और इन्फेंट माने शिशु मृत्यु दर। और इन्फेंट कहते हैं किसको है? जन्म से लेकर 1 साल तक के बेबी को, जन्म से लेकर 1 साल तक के बेबी को क्या कहते हैं? इन्फेंट, याद है ना। और जन्म से लेकर के 28 दिन के बेबी को क्या कहते हैं? नियोनेट। ये याद रखना, आज जन्म हुआ और आज से लेकर 28 दिन के बेबी को क्या बोलते हैं? नियोनेट या न्यू बॉर्न बेबी, हिंदी में नवजात शिशु। और 29वां दिन से लेकर 1 साल तक के बेबी को क्या कहते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट माने शिशु, पहले क्या बोले? नवजात शिशु 28 दिन, 29वां दिन से लेकर के शिशु। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया। पहले जमाने में बच्चे जो है अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाता था, मैक्सिमम बच्चा अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाता था, उससे पहले उसकी मौत हो जाती थी, चाहे इन्फेक्शन हो या कुपोषण किसी भी हो। आज इतना व्यवस्था हो गया कि भाई उसको मरने नहीं देता, जब मरवे नहीं करेगा तो संख्या मरवे नहीं करेगा जी, है जी, है होगा ना जी। हाँ जी, नीतीश जी बोलते हैं ना, तो डीएम साहब, तो वो तो काम तो करना ना होगा जी, हैं तो करना ना होगा जी। वो तो निर्णय लेने का चीज है ना, वो तो हम निर्णय लेंगे और उसके बाद देखें, वो तो करना ना होगा जी, वो तो करना ना होगा जी। वो तो हम तो पहले ही बोल दिए थे डीएम साहब को, वो तो हम पहले ही बोल दिए थे कि तो होवे करेगा जी, ये तो होवे करेगा जी। स्कूलवा में बच्चा लोग को साइकिलवा नहीं दीजिए जी। तो अगला है रैपिड डिक्लाइन इन एमएमआर, रैपिड डिक्लाइन इन एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ, पहले जमाने में जो नारी गर्भवती होती थी बीच में ही मर जाती थी, कुपोषण का शिकार, भोजन नहीं मिला, उसी बात जिस दिन नारी जन्म देती थी उस वक्त मर जाती थी, या जन्म देने के 42 दिन के अंदर में नारी इन्फेक्शन से मर जाती थी। ऐसी घटनाएं खूब घटती थी, खूब। लेकिन आजकल ये घटना लाखों में एक, गलती से कभी हो जाता है, वरना मौत नहीं होती है। यानी एमएमआर काफी घट गया।
और चौथा और आखिरी, जब एमएमआर नहीं, जब हमारा एमएमआर घट गया तो सोच, जब मातृ का रक्षा हो गया तो अगला बच्चा अगला बच्चा अगला बच्चा तो आते रहेगा ना। आ रहा है अगला अगला काउज और चौथा आखिरी काउज। बच्चा देने वाला जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जितना भी आदमी धरती पर है उसका संख्या काफी बढ़ गया है। इसमें बोलेंगे इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर्सन ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर बच्चा देने वाला जो उम्र है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, उसका लोग का संख्या इतना बढ़ गया तो धीरे धीरे बच्चा आएगा नहीं। अभी तुम जहां चले जाओ वहां तुमको खाली वही, मान लो हम लोग यही देख रहे हैं, हम लोग जितने भी अभी हैं कोचिंग में सब उसी उम्र में। तुम बाहर चले जाओ, अभी गेट से बाहर वही मिलेगा, तुम रोड पे चले जाओ वही मिलेगा, मॉल पे चले जाओ वही मिलेगा, रेस्टोरेंट पे चले जाओ वही मिलेगा। बचवा सब तो वो तो बच्चा वाला उम्र में है नहीं, वो तो बच्चा है, वो तो बच्चा पैदा करने की उम्र में नहीं है, बुढ़ा सब है बाबू, तो वो तो बच्चा पैदा करने की उम्र में नहीं है। तो ऐसा बुढ़ा सब कितना मिलेगा रोड पे? बाबू है हट जाइए, बहुत कम मिलेगा, एक की दुकी मिलेगा। जहां देखो तहां यही एज ग्रुप मिलता है। तो मेरा चौथा कारण क्या है? इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर्सन। तो माय डियर, 4 कारण। पहले आपने परिभाषा दिया, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगला कॉजेज, पहला कॉज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, दूसरा रैपिड डिक्लाइन इन आईएमआर, रैपिड डिक्लाइन इन एमएमआर और फुल फॉर्म, और इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर्सन। इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर्सन यानी 15 से लेकर 50 साल की उम्र का जो लोग है उसका संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। 45 भी कह सकते हैं, 45-50, बस हो गया समाप्त। अब ये इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब मैं यहां पर बताता हूं 2 ऑब्जेक्टिव। अब यहां मैं बता रहा हूं 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी कितनी थी? 2 बिलियन। और 2000 ईस्वी आते आते 100 साल में कितना हो गया? 6 बिलियन। और 2011 के सेंसस के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि हर 11 साल पर हम लोग क्या करते हैं? सेंसस, पॉपुलेशन यानी जनगणना करते हैं। तो 2011 के बाद जनगणना कब हुआ? 21 में। लेकिन 21 में क्या था? कोरोना। इसलिए कोरोना के कारण 2021 का डेटा हमारे पास नहीं आ पाया, इसलिए अभी जो भी डेटा हम लोग बात करते हो क्या है? 2011 का। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वर्ल्ड की आबादी कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। ओ माय गॉड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 100 साल में विश्व की आबादी तिगुनी हो गई। भाई साहब, अपना पृथ्वी का साइज उतना ही हो गया, पृथ्वी नहीं बढ़ रहा है, अपना जो खेत है उतना ही है, खेत उतना ही है। अरे किसी से तुम खरीदा तो उसका घट गया ना रे, तो खेत उतना ही है, उतना ही पे खेती कर रहे हैं और दनादन घर बढ़ते जा रहा है, हर पूरा गांव बढ़ते जा रहा है, जमीन खरीदते जा रहा है, गाछी कटते जा रहा है। कहाँ खाओगे? एक साइंटिस्ट ने कहा था जब दूसरी विश्व युद्ध हो गया, पहली विश्व युद्ध कब हुई? 1914 से 18, और सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 1945 में चला, और तीसरी विश्व युद्ध हुआ भी नहीं। तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैं तीसरी विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चौथी विश्व युद्ध होगा। वाह रे वाह, बोलने का तरीका देखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट इट्स श्योर कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल हैपन। चौथी विश्व युद्ध होगा, और विश्व युद्ध कैसे होगा पता है? नखों और दांतों से लड़े जाएंगे। चौथी विश्व युद्ध मनुष्य पे कैसे लड़ेगा? पिस्टल से नहीं, पिस्टल से नहीं, वो तो हो ही रहा है। आज दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी है। पिस्टल आप बनाए, परमाणु बम बनाए, आप अपने मौत का पैगाम बनाए हैं। आप छोड़िएगा तो छोड़ देगा कहां? अरे आप 10 बम छोड़िएगा तो एको बम तो छोड़बे नहीं करेगा। तो आपका 2 का मकान तो ध्वस्त होगा, उसमें मकान में जितना परिवार बैठा है वो तो बढ़बे करेगा। तो कहने का मतलब मिला जुला कि ये हुआ कि सबको मरना ही है उससे, बारूद से। और जो बच जाओगे चौथी विश्व युद्ध में ऐसे लड़ोगे। क्यों? इतनी आबादी हो जाएगी, इतनी आबादी हो जाएगी, इतनी को जमीन में खाना कितना उपजेगा? इतनी को जमीन में मात्र 2 रोटी नहीं पूरेगा गेहूं से। इतनी दूर के जमीन बचेगा,
2 रोटी पर खाने वाला कितना? 300 आदमी। 2 रोटी खाने वाला 300 और भूख से तड़प रहा है। वो उसको मारेगा वहां, उसको मारेगा वहां, हम खाएंगे, कभी तुम्हारा कान खा जाएगा, तुम्हारा ये यही खा जाएगा, वो खा जाएगा। खून के प्यासे ऐसे ऐसे स्थिति आने वाला है और होगा। अभी आप जाम में फंसते हो, मम्मी बोलती है बउआ रे कुटुम एल छे दूध लान रे जल्दी, मम्मी के हम दोनार चौक पर फसल छियो बड जाम छो, 3 घंटा लागतो, तनी कुटुम के रोक के रख, बतियाओ कि चाय बनते। और 8 साल के बाद जब तुम दोनार चौक पे फंसोगे ना, तुम्हारी माँ कहेगी बउआ कहाँ छो, जल्दी आओ ना, दूध लेके जल्दी आओ ना, तो तुम बोले मम्मी के 3 दिन लागतो, 3 दिन लागतो। ऐसा जाम फंसेगा, ऐसा जाम फंसेगा, समझ गए? तो माय डियर, चलो एक हुआ वर्ल्ड की, ये मैंने एग्जांपल दिया, याद रखिएगा। तो 1900 ईस्वी में कितना था? 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन और 2011 के मुताबिक 7.2। अगला चलिए, अब भारत की आबादी 1900 ईस्वी में, 1900 नहीं 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की आबादी कितनी थी? 350 मिलियन। इंडिया की आबादी कितनी थी? 350 मिलियन। और 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 53 साल में, 53 साल में कितना हो गया? गौर से देखो, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उसमें भारत की आबादी कितनी थी? बोलो, यहां पर हो ना कितना? 350 मिलियन। और 2000 ईस्वी में, जल्दी बोलो कितना साल के बाद? कितना साल के बाद? 47 के बाद 53, 53 साल में कितना हो गया? 1 बिलियन, यानी 2.5 गुना बढ़ गया। और 2011 के सेंसस के मुताबिक अभी इंडिया का कितना है? बोलो बोलो, 1.2 बिलियन। और अभी भारत का ग्रोथ रेट कितना है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिलो यानी लेस देन 2, लेस देन 2। और 2001 के मुताबिक 1.7, 2001 के मुताबिक 1.7 और 2011 के मुताबिक लेस देन 2, 2 के करीब है, 2 के करीब है। और 2 का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ रेट 2 का मतलब क्या हुआ? 2/100 और ऊपर में 0 से गुना कर दो 10 से, यहां भी 10 से, तो कितना होगा? 20/1000। तो अभी भारत का ग्रोथ कितना है? हर 1000 की आबादी पर, हर 1000 की आबादी पर प्रति वर्ष 20 नया बच्चा का जन्म होता है। इसको बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट कितना है? भारत का ग्रोथ कितना हो रहा है? ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 2 के करीब है, 2 से नीचे नहीं, 2 के करीब। 2 मतलब 2/100, ऊपर में 10 से गुना करो, नीचे भी 10 से, तो ऊपर हो जाएगा 20, जो 1000, यानी 1000 पर जवाब बोला जाता है। 1000 पर कितना मरा प्रति वर्ष? डेथ रेट। और 1000 पर नया जन्म कितना हुआ प्रति वर्ष? उसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो माय डियर, तो ये आप डेटा याद रखें। 350, 1 बिलियन, 1.2 बिलियन, 1947, 2000, 2011। और वर्ल्ड का 2 बिलियन, 6 बिलियन, 7.2 बिलियन, 2 बिलियन, 6 बिलियन, 7.2 बिलियन। कब कब? 1900 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2011 में। क्यों याद हुआ? चलिए, 2 क्वेश्चन समाप्त हुआ, 2 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यानी हमने पढ़ाया एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन हुआ, दूसरा मैंने पढ़ाया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इसके क्या कारण है, और इसका एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि वर्ल्ड की आबादी कैसे बढ़ी और हमारे भारत की आबादी कैसे बढ़ी तेजी से। कोई की दिक्कत? क्यों याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? अगला, अब आपको लिए चलते हैं 1 2 3, इसमें आ गया। अब चलते लॉन्ग। क्यों लॉन्ग? अब इस लॉन्ग को डील करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप। इसे बात बताएंगे भी कैसे लिखेंगे, एकदम छोटा सा लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे। लेकिन पहले लॉन्ग। डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का डिफरेंट मेथड का नाम सुनिए ध्यान से, मजा आ जाएगा। मैं नाम लिखने जा रहा हूं, यानी मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। 1 मिनट, इससे पहले एक काम और करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स होगा, देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर दिखाओ कहां है, निकालो कहां है। 5वां क्वेश्चन ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या होता। पहले ये डील कर लेते हैं, ये 2 नंबर में तुम कैसे लिखा परीक्षा में। सुनो,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे पहले, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्शन किसे कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन बुझोगे तब ना फिर ये बात समझोगे। कॉन्ट्रासेप्शन माने होता है ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसके द्वारा कोई नारी गर्भवती ना हो। ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी नारी को गर्भवती होने से रोका जाए, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस और इट इज द मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, है ना, प्रिवेंटेड, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब, मैंने बोला जैसे किसी औरत ने कही कि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही हूं। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अच्छा ऐसा मेथड जिससे आप में कॉन्ट्रासेप्शन होगा। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हुआ आप गर्भवती नहीं होंगी। तो ऐसा मेथड जिससे कोई नारी गर्भवती न हो, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और इस घटना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड इज कॉल्ड, प्रिवेंटिव में रोका जा सकता है, उसी क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्टिव जिस मेथड से होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब अगला है कि अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए? अब मान लो एक लाइन करते हैं कि अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मान लो कि किसी ने कहा कॉन्डोम, बैरियर मेथड में आता है कॉन्डोम, और कॉन्डोम क्या है? एक मेल कॉन्डोम भी आता है और एक फीमेल कॉन्डोम भी आता है। और किसी ने कह दिया कि कॉन्डोम इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, हमने मान भी लिया कॉन्डोम को आइडियल। तो आइडियल कॉन्ट्रा, या किसी ने कह दिया ओसीपी, ओसीपी माने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो नारियां खाती है प्रतिदिन कि ताकि हम गर्भवती ना हो। या किसी को भी आपने कह दिया कि ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला गुण होना चाहिए कि ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल। अब मान लो कि कॉन्डोम के लिए अब हमको जाना पड़े कहां? पटना, तो कितना रुपया का टिकट लगेगा? और पटना में एक एक काउंटर, या मान लो दरभंगा में एक एक काउंटर है, नाका 5 पर लिखा हुआ कॉन्डोम सेंटर। एक तो लिखा हुआ काटिए, लिखा हुआ काटिए, क्योंकि हम लोग खराने होंगे, हम काहे खरीदेंगे। और इतना लंबा लाइन, एक काउंटर है, पूरे दरभंगा के लोग लाइन लगा हुआ है, यहां से लेकर के छिपलिया तक लाइन लगा हुआ है। वो कहां दूर तक, आगे में चचा है, पीछे भतीजो है, देखा चचा है भागा भतीजा, देखा भतीजा चाचा भागा, भाई काहे लेंगे? शर्म के मारे, भीड़ के कारण लोग नहीं लेगा, क्योंकि इजिली अवेलेबल नहीं है, एक ही काउंटर है, एक ही काउंटर है। सरकार को तो ये करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चाय पत्ती खरीद लिए, तनी वो दे दीजिएगा, चाय पी लिए एगो वो दे दीजिएगा, हिंटे बुझ जाता है वो दे दीजिएगा, वो दे देगा। कॉपी खरीद लिए एगो वो है, दे दीजिएगा। कपड़ा खरीदे वो दे दीजिएगा। माने हर दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराए वो है, तो दे दीजिएगा वो। ऐसे, और ताकि लोगों को शर्म ना हो, जहां मन तहां मिल जाए, इजिली अवेलेबल। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, महंगा नहीं। 60 रुपया में वो कॉन्डोम देगा, कौन लेगा? 200 रुपया में कौन लेगा? इजिली, दाम कम होना चाहिए, कॉन्डोम का दाम, ओसी पिल्स का दाम कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, या उसे बोलते हैं चीप। चीप में क्या होता है? सस्ता, सस्ता होना चाहिए, यानी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तीसरा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सुन लीजिए, याद करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यही सब 2 नंबर आ जाएगा। यूजर फ्रेंडली, यूज करने वाले को लगना चाहिए कि भाई यूज करना बड़ा आसान है। अब मान लो हंसाने के लिए बता, अगर कॉन्डोम लगाने के लिए 4 इंजीनियर चाहिए, तो कैसे कोई लगाएगा? यार ये कैसा है? तो 4 इंजीनियर चाहिए कॉन्डोम यार। तो यूजर माने ऐसा आसान मेथड हो कि बस समझ जाएगा कैसे लगेगा। वैसे आपको जानते हैं कि मेल कॉन्डोम कब लगाया जाता है? जब पेनिस काफी टाइट हो जाता है, तो टाइट पेनिस पर कॉन्डोम लगाया जाता है। फीमेल कॉन्डोम भी आता है। तो माय डियर, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगला अगर चलते हैं, अगला कि साइड इफेक्ट या तो नहीं हो, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। मान लो किसी ने कॉन्डोम लगाया और खुजली शुरू हो गया,
किसी ने कॉन्डोम लगाया और इचिंग होने लगा और लहर होने लगा, पेनिस पे इतना लहर आया, इतना बर्निंग आया कि बाप रे बाप रे बाप रे। अब सोचो कभी भी उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो क्या हो गया? तो इसीलिए या तो बिल्कुल नहीं, या लिस्ट का हिंदी का होता है एकदम कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। कोई नारी मान लो टेबलेट खा रही है, क्यों? कि ताकि हम गर्भवती ना हो। आज टेबलेट खाएगी, उल्टी शुरू, सर्द आगे मागे मागे, कौन सी खा लो बाप, हमारा सर में दर्द हुई है, कायलो के लिए नहीं थे, परसों खाए वैसे ना बाबा ना, अब हम कभी नहीं खाएंगे। तो जिस चीज से आप कॉन्ट्रासेप्शन होने वाला है उसको आप जो है उसमें साइड इफेक्ट ना हो या बहुत कम हो, नो। और अगला रिवर्सिबल इफेक्ट शुड बी, ऐसे ऐसे लिखो, हाईली इफेक्टिव। वो हाईली इफेक्टिव वो नंबर 1, यानी जो मर्द या जो नारी कॉन्डोम लगाती है, लगाता है या फिर ओसीपी खाती है, जो भी ऐसा, तो उसको गर्भवती नहीं होना चाहिए, गर्भ उसके पत्नी में नहीं ठहरना चाहिए, तो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात क्या, अगली बात कि वो रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब जब तक ओसी पिल्स खा रही है तब तक गर्भवती नहीं हो, आज जैसे ओसी पिल्स खाना छोड़ दे तो नारी को गर्भवती हो जाना चाहिए। अगर मान लो एक बार शुरू कर दिए और नहीं भी खा रहे हैं तो भी अब परमानेंटली खत्म हो गया, अब कहियो माई तू नहीं बनबो, कहियो तू गर्भवती नहीं हो, वो तो कोई कहते नहीं कहते। वो तो मैं इसीलिए खा रही थी ना, मैं समझा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। वो तो मैं इसीलिए खा रही थी कि मेरा बउआ छोटा था, मैं चाह रही थी 3 साल अभी गर्भवती ना हो और 2 बच्चे के बीच में 3-4 साल का गैप हो, और मैंने खाई और पता चला मैं अब कभी मां नहीं बनूंगी, तो कोई ऐसा खाएगा? सो इफेक्ट शुड बी, एक्शन शुड बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं। सो एक्शन शुड बी रिवर्सिबल। प्यारे, यही है इसका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या है ये सब, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कैसे, जल्दी बोलो। इजिली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्ट यानी चीप होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, और हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, और इफेक्ट कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल। और इतना बात है तो कह देना यार तू आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और इसी जगह से अब चलो, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो था उस लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, यानी कल इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। अरे परसों रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आपको जहां झकास कोई दिक्कत हो एकदम लिख के तुरंत भेजिए, देंगे, काहे करवाते हो। और आजकल तो पूरा समझ में आ रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है।